तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि कल मैं देहरादून में हूं। शाम 7 से 8 देहरादून में एक जगह है वेलम स्कूल, बहुत ही मशहूर स्कूल है। तो पहली बार इस देश में एक क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है। 3 दिनों तक है ये, कल, परसों और फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और इसमें तमाम मौजूदा और पूर्व यानी कि करंट और एक्स पुलिस अफसर, इसके अलावा फिल्म डायरेक्टर, क्राइम के ऊपर जिन्होंने सारी चीज़ें लिखी हैं, जो बुक्स लिखे हैं, वो तमाम राइटर, जो थ्रिलर, मिस्ट्री, ये सारे साइबर क्राइम, तो उसको लेकर ये 3 दिनों का पहली बार हो रहा है। तो बाकी बहुत सारी जैसे साहित्य होता है, ये होता है। तो खुशी इस बात की होगी, चूँकि मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल भी होगा। तो कल है इत्तेफाक से, मतलब 3 दिनों तक, लेकिन कल मैं 7 से 8 तो देहरादून के वेलम स्कूल में रहूँगा। जो देहरादून के अपनी क्राइम तक फैमिली मेंबर हैं, अगर वो आएंगे तो वहीं उनसे मुलाकात भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेल आते रहते हैं कि कभी देहरादून आइए तो बताइएगा। तो ये तो रही जानकारी। और हाँ, कहानी ज़रूर होगी कल भी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। ऐसे कई लोग होते हैं जिनका दुनिया में कोई नहीं होता। जैसे क्राइम की दुनिया में कई बार मैंने देखा है, जो लोग अपने गांव घर से दूर किसी अजनबी शहर में नौकरी के लिए पहुंचते हैं, अकेले हैं, इधर उधर रहते हैं, कहीं काम कर लिया, कहीं सो लिया। जब ऐसे लोगों का कत्ल होता है या फिर इनके साथ कुछ गलत होता है, तो वो चीज़ें बड़ी हाईलाइट नहीं होती हैं और पुलिस भी उसको तफ्तीश ढंग से नहीं कर पाती है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे जो सीरियल किलर हैं उठाएं आप, चाहे वो बियर मैन हो, स्टोन मैन हो, तो ये भी उन लोगों को निशाना बनाते थे जो रात को सड़क पर, फुटपाथ पे सोया करते थे। और वो सारे अननोन लोग थे, उनका ना पता ना मालूम कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए। तो ऐसे केसेस को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज की कहानी में कहीं ना कहीं ये एक चीज़ आएगी। अंकित नाम का एक लड़का, दिल्ली के करीब, यूपी के बागपत का रहने वाला, अच्छे परिवार से, पढ़ाई लिखाई का शौक था। लखनऊ यूनिवर्सिटी के भीमराव अंबेडकर कॉलेज से वो पीएचडी कर रहा था, यानी कि अब, और उसने अपना वो सब कुछ सबमिट भी कर दिया था पीएचडी का। तो अब डॉक्टर अंकित वो हो जाता, अंकित चौधरी। अंकित चौधरी के माँ बाप की मौत हो चुकी थी गांव में, जहां बागपत में रहा करते थे। लेकिन अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, घर था। अब घर में कोई रहा नहीं। बागपत से अंकित को वहाँ उसके माँ बाप की याद भी आती थी। फिर पढ़ना लिखना था तो उसने बागपत छोड़ दिया। अब वो अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर पहुँच गया। पहले लखनऊ गया, फिर गाज़ियाबाद आया। यहाँ रहकर वो अपनी पढ़ाई कर रहा था और पीएचडी के उसके 6 दोस्त थे जो उसके साथ पीएचडी कर रहे थे। अलग अलग थीसिस थी उनकी। सब कुछ ठीक चल रहा था। 6 के 6 दोस्त जब भी फुर्सत होती मिलते, या फिर सोशल मीडिया पर रहते, एक दूसरे से चैट करते, व्हाट्सएप करते, फेसबुक पे या फिर बाकी जगहों पर। अंकित का भी सब कुछ ठीक चल रहा था, पढ़ने लिखने में बेहद होशियार था। पीएचडी करने के बाद उसका फ्यूचर ब्राइट था, वो चाहता था कि कुछ बड़ा करूं। इस दौरान में अब उसे एहसास हुआ कि बागपत तो जाता नहीं है, तो घर वर का क्या करें। अब यहाँ वो गाज़ियाबाद में एक किराए के घर में रहा करता था, और किराए के जो घर में रहा करता था वो उसी का अपना एक दोस्त था जिसके घर में वो रहा करता था। उस दोस्त का नाम था उमेश। उमेश के साथ दोस्ती थी, उमेश का घर था। तो उसने कहा, यार तुम हमारे घर पे रह लो जब पढ़ने लिखने के लिए आए हो। तो उसने कहा, नहीं ऐसे फ्री में नहीं रहूँगा यार, तुम्हें किराया दूंगा। तो उसने कहा, ठीक है, किराया दे देना। तो वो वहीं उमेश के साथ रहने लगा, उसी के घर में अपना उसने 2 रूम ले लिया और किराए पर रहने लगा था। इस बीच अब माँ बाप के गुजरने के बाद चूँकि गाँव और घर जाना नहीं होता, तो फिर उसने कहा कि कोई रिश्तेदार भी वहाँ पे नहीं था। दूर के कुछ रिश्तेदार थे, उन्होंने पहले ही दूरी बना रखी थी। तो कायदे से उसका करीबी कोई नहीं था जो पूछता कि अंकित तुम कैसे हो, क्या हाल है। तो यही सब सोचकर उसने गांव की ज़मीन और अपना मकान बेच दिया। करीब 1 करोड़ रुपए उसे मिले। ये सब बेचने के बाद उसने ये 1 करोड़ रुपए अपने बैंक में जमा कर दिए। जिस घर में किराए पर उमेश के साथ रहता था, उमेश को भी मालूम था कि उसने 1 करोड़ रुपये ज़मीन जायदाद में बेचे हैं। तो उमेश ने उससे कहा, यार कि मुझे एक बिज़नेस शुरू करना है, तो इसमें 40 लाख रुपए मुझे उधार दे दे।
उसके बाद मैं धीरे धीरे तुझे लौटा दूंगा। चूँकि दोनों दोस्त थे, उसने पैसे दे दिए। सब कुछ ठीक चला था अक्टूबर 2022 तक। लेकिन 7 अक्टूबर 2022 के बाद अचानक अंकित गायब हो जाता है। न वो कॉलेज जाता, न अपने दोस्तों से बात करता, न फ़ोन करता। तो चूँकि अब ऐसा है, वो जो मैंने शुरू में आपको कहा था, जिनका कोई अपना जानने वाला, कोई खैर खबर लेने वाला नहीं, उसको कौन मतलब पूछेगा कि कहाँ हो, कैसे हो। तो वैसे ही उसके माँ बाप कोई रिश्तेदार करीबी थे नहीं, तो कोई पूछने वाला नहीं था, पुरसा हाल करने वाला। तो गायब, किसी को कोई फिक्र नहीं। 2 महीने बीत गए, अक्टूबर से दिसंबर आ गया 2022। किसी ने पूछा ही नहीं कि कहाँ है वो। लेकिन अंकित के जो 6 दोस्त थे, उन्होंने कहा यार ये आपस में सब ने बात की कि क्या अंकित का फ़ोन आया, कोई मैसेज आया। सब ने कहा नहीं, और ये कभी हुआ नहीं पिछले कई सालों में। तो उसने कहा कई बार प्रोग्राम बनाते थे, एक साथ पार्टी करते थे, वो सब भी बंद। तो उन्होंने कहा कि ये अंकित है कहाँ। अब सब ने ढूंढना शुरू किया। अच्छा, इससे पहले शक इसलिए नहीं हुआ कि वो अंकित लगातार कई बार मैसेज करता था उन दोस्तों को, और वो भी रिप्लाई कर देते थे। फिर वो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता, तो उनको लगता चलो ठीक है, बिज़ी होगा, कहीं चला गया होगा। जब 2 महीने बीत गए और किसी दोस्त से कोई बातचीत नहीं हुई, तब उन्हें लगा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उनमें से एक दोस्त ने, अब ये 6 दोस्त एक दिन मिले, उन्होंने कहा यार अपने दोस्त का पता करना चाहिए। वो गाज़ियाबाद के उस घर भी पहुँचे। उमेश ने कहा कि वो तो कहीं बिना बताए भी निकला है, कहाँ जाता है हमें तो बताता भी नहीं है। तो अपना सामान लेकर गया था। अब 6 दोस्त को फिक्र होने लगी अपने दोस्त की, तो इधर उधर पता किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तभी 6 दोस्त एक साथ बैठे और उन्होंने कहा अब आगे क्या करें। एक दूसरे का फिर उन्होंने कहा आखिरी मैसेज तुझे क्या किया, तुझे क्या किया, वो सब मैसेज देख रहे हैं। जब वो मैसेज देखने लगे तो एक दोस्त का ध्यान मैसेजेस की तरफ गया। उन्होंने कहा यार ये इसने लिखा है, इसकी इंग्लिश तो ऐसी नहीं थी, इसकी स्पेलिंग देख। तो ये ऐसी छोटी मोटी स्पेलिंग की गलतियाँ, उन्होंने कहा कई बार टाइपो एरर हो जाता है। लेकिन दूसरे दोस्त ने देखा उसमें भी कुछ मिस्टेक इंग्लिश की, तीसरे देखा उसमें भी। अब उन्होंने पुराने मैसेज देखे, वही शब्द बिल्कुल सही है स्पेलिंग के साथ। तो एक दो ने कई बार वही शब्द और गलत स्पेलिंग। उन्होंने कहा कि ये क्या है, अंकित तो ऐसा लिखता नहीं है, पीएचडी कर रहा है। अब उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस दौरान में उन्होंने बहुत सारे ऐसे न्यूज़, खबरें, फिल्में, सारी चीज़ें देखते रहते, दिमाग में आजकल सबके रहता है। तो उन्हें लगा यार ऐसा तो नहीं है कि कोई जानबूझकर अंकित को, अब वो आपस में कहने में भी डर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कोई जानबूझकर अंकित को ज़िंदा दिखाने की कोशिश कर और अंकित को के साथ कुछ गलत हो गया हो। उन्हें कहा हो सकता है। अब उन्हें पहली बार उन सबका दिमाग ठनका। उन्होंने कहा कुछ करना पड़ेगा। अब ये 6 के 6 दोस्त बागपत जाते हैं। बागपत जाकर पता करते हैं कि यहाँ कोई अंकित आया कभी, तो बताते नहीं। जो आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने कहा कि कुछ वक्त पहले उसने अपना ज़मीन बेच दिया। फिर पता करते हैं कितने पैसे, पता चला 1 करोड़। अब उन्हें और डर लगता है कि 1 करोड़ उसके पास, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। अब वो हर तरफ ढूंढ लेते हैं। जब कहीं नहीं पता चलता, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, वो वापस आते हैं और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखा देते हैं कि हमारा एक दोस्त है जो गायब है। अब पुलिस वाले भी कि हवाई पहले तुम बताओ तुम लोग कौन हो, फैमिली वाले हो, रिलेशन में हो। कंप्लेंट लिखते हैं, ऐसे बड़े सवाल होते हैं। बोला भाई साहब हम सब दोस्त हैं और जिगरी दोस्त हैं, लेकिन हमारा दोस्त 2 महीने से गायब है। तो उन्होंने कहा कहीं चला गया होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, लेकिन उसके मैसेजेस गलत आ रहे हैं स्पेलिंग के साथ। पुलिस ने कहा इसमें क्या होगा, कई बार टाइपो एरर होता है, कुछ जल्दी में लिखता है। उन्होंने कहा नहीं, एक साथ 10, 15, 20, 25 मैसेज में एक ही स्पेलिंग गलत नहीं लिख सकता। अब पुलिस को भी थोड़ा लगा। फिर उन्होंने बताया कि अभी हाल में उसने 1 करोड़ रुपए का मकान बेचा है। फिर पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। अब तफ्तीश शुरू की। तो सबसे पहले बैंक चेक किया, तो पता चला कि अंकित जब से गायब है, उसके गायब होने के बाद अगले 1.5 महीने तक, जिस दिन ये रिपोर्ट लिखाई गई है दिसंबर में, उस दिसंबर के महीने में भी कई जगह से उसके एटीएम कार्ड से पैसे निकाले गए हैं। और जब वो लोकेशन ढूंढा गया तो पता चला कि जहाँ जहाँ एटीएम
रुड़की से निकाले गए, देहरादून से निकाले गए, गाज़ियाबाद से निकाले गए, और इन सब जगह पर जहाँ जहाँ जिस एटीएम से पैसे निकाले उस जगह पर अंकित के ही मोबाइल का लोकेशन भी है। तो पुलिस ने कहा यार अंकित कहीं घूम रहा है, देखो देहरादून कभी यहाँ पैसे निकाल रहा है, उसके मोबाइल भी उसके साथ है, लोकेशन मैच कर रहा है जहाँ जहाँ एटीएम यूज़ हुआ है। लेकिन फिर ये हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप पता कीजिए, एटीएम में कैमरा भी होता है। तो जब पुलिस वालों ने कहा ठीक है, मोबाइल का लोकेशन तो दिख रहा है, एटीएम का कैमरा भी चेक करते हैं। अब जब कैमरा चेक किया तो एक बड़ी अजीब चीज़ दिखाई दी, वो ये कि हर जगह कैमरे पर सामने वाले ने मास्क पहन रखा है। अब 2022 दिसंबर, लगभग कोरोना ख़त्म हो चुका था, आम लोग मास्क पहन नहीं रहे, लेकिन पुलिस को लगा कि हो सकता है कुछ लोग हैं अभी ख्याल रखते हैं अपना। लेकिन फिर हुलिया देखा, दोस्तों ने कहा कि ये तो है नहीं। अब पुलिस को डाउट हुआ, पुलिस ने अब जांच शुरू की, सारे बैंक देखे, बहुत सारे पैसे निकल चुके। फिर पुलिस ने कहा कि कहीं ना कहीं इसमें पैसा इन्वॉल्व है। तब शुरुआत कहाँ से करें? तो शुरुआत उस जगह से जहाँ उसको आखिरी बार देखा गया, और वो जगह थी उमेश का घर, जहाँ किराए पर रहा करता था। अब पुलिस उमेश के घर पहुँची और उससे पूछताछ की। उसने वही कहानी बताई जो उसके दोस्तों को बताई। लेकिन उमेश से पूछताछ के दौरान पुलिस को लगा कि ये थोड़ा सा नर्वस है, कुछ घबराया हुआ है। पुलिस की थोड़ी कई बार सिक्स सेंस काम भी करती है। तभी पुलिस ने फिर तलाशी ली। जब तलाशी ली तो उमेश के उस घर में, जिस घर के अंदर 2 कमरों के किराए पर लेकर रह रहा था अंकित, वहाँ की तलाशी फॉरेंसिक टीम को ले जाया गया। तो घर तो साफ था, लेकिन फॉरेंसिक टीम वही है जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती, वो लोग देख लेते हैं। वहाँ कुछ खून के धब्बे मिले। अब पुलिस का माथा ठनका। पुलिस ने इसके बाद उमेश को उठाया और अब तसल्ली से, बहुत प्यार से उससे पूछताछ की, पुलिसी अंदाज में। जब पुलिसी अंदाज में पूछताछ की तो उमेश ज़्यादा देर तक सह नहीं पाया और टूट गया। फिर इसके बाद उसने कहानी सुनाई। कहानी ये थी कि उमेश, देखिए 2 दोस्त कैसे अलग अलग होते हैं। 6 दोस्त जो अपने दोस्त की चिंता में लगातार इधर उधर भटक रहे हैं, जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई पुलिस में, और एक उमेश भी दोस्त है। जब उसे पता चला कि अंकित ने अपना घर 1 करोड़ रुपए में बेचा है और उसके बैंक में पैसे हैं, तो पहले तो उसने 40 लाख रुपए उधार लिए, और वो दोस्त इतना अच्छा कि अंकित ने उसे पैसे दे दिए। लेकिन फिर उसके मन में लालच आया। उसे लगा कि 40 लाख ले तो लिया, लौटाना पड़ेगा, न लौटाऊँ ऐसा क्या करूँ, और बाकी के जो 60 लाख हैं वो भी अगर मैं ले लूँ तो फिर क्या ही बात है। इसी के बाद अब उसने प्लान करना शुरू किया कि अगर अंकित को रास्ते से हटा दूँ तो 1 करोड़ अपने। ये जो उमेश था, ये एक ऑर्थोपेडिक, हड्डियों के डॉक्टर के यहाँ काम करता था, प्लास्टर काटने का और बाकी भी चीज़ें कर देता था पेशेंट के साथ। तो प्लास्टर जो कटता है वो हमेशा आरी से कटता है। वहाँ आरी का यूज़ होता था, तो ये मास्टर हो गया था आरी चलाने का। तो इसने अब तय किया कि वो उमेश को रास्ते से हटाएगा। 7 अक्टूबर 2022, 7 अक्टूबर 2022 अंकित घर आया। उमेश उसके कमरे में गया, उससे बातचीत की, फिर उसको जूस पिलाया, और जूस पिलाने के दौरान उसने जूस में नशीली दवाएं डाल दी, और इस तरीके से वो बेहोश हो गया। उसने आरी निकाली, उसका गला काटा, फिर उसके 2 टुकड़े और किए, पूरे जिस्म के 3 टुकड़े किए, और वो टुकड़े उसी कमरे में पड़े रहना दिया। अक्टूबर का महीना था, इतनी गर्मी भी नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट डे आया पॉलीथीन लेकर। अब उसने तय किया कि इन टुकड़ों को फेंकना है, लेकिन ऐसे फेंकना है कि पुलिस टुकड़ों को समेटने में और टुकड़ों की शिनाख्त करने में उलझी रहे। इसीलिए उसने इन 3 टुकड़ों को अलग अलग फेंका। इसने पॉलीथीन में भरकर जो पहला टुकड़ा फेंका, वो एक जगह है यहाँ पे, गंग नहर, जब आप देहरादून की तरफ जाते हैं, ये दासना मसूरी, वहाँ पर है, तो उसने वहाँ फेंका। इसके बाद एक इसने फेंका, वहीं पास में नहर है, और तीसरा एक पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बना है, ये बिल्कुल अपोजिट, जब आप इधर से आते हैं आगरा की तरफ से, तो वहाँ पर है। एक ही दिन में अपने एक दोस्त की गाड़ी ली, तीनों टुकड़ों को अलग अलग रखा, और फिर एक इधर फेंक रहा, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक ईस्ट में, और कम से कम हर जगह जो फेंका उसने 20-25 किलोमीटर की दूरी रखी। सब कुछ फेंक कर ये लौट आया। अब उसे ये मालूम था कि अगर मैं अंकित को मार देता हूँ तो इसका पूछने वाला कोई नहीं है,
माँ बाप मर चुके हैं, रिश्तेदार कोई पूछते नहीं है। बस वहाँ एक गलती की उसने, उसे ये नहीं पता था कि उसके 6 बहुत अच्छे दोस्त हैं जो उसका हालचाल पूछते हैं। और ये दोस्ती इनकी अच्छी इसलिए थी कि उन दोस्तों को भी पता था कि अंकित यतीम है, उसके माँ बाप नहीं है। तो जब भी कोई फेस्टिवल, कोई और ऐसा मौका आता, बर्थडे पार्टी या कुछ भी त्यौहार पे, तो वो हर दोस्त बारी बारी से अंकित को अपने घर ले जाता। और अंकित भी इतना संस्कारी था कि जब वो घर जाता तो अपने दोस्तों के न सिर्फ माँ बाप के पैर छूता, बल्कि अगर कोई बीमार है तो उनके माँ समझकर उनके पैर तक दबाना शुरू कर देता। तो उसके 6 के 6 दोस्त, उन दोस्त के घर वाले जो माँ बाप, वो भी उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। तो ये दोस्ती इतनी गहरी थी। लेकिन यहाँ पे उमेश भूल गया। वो एक फिल्म थी ना, वो 3 इडियट्स, जिसमें होता है कि आमिर खान एक जगह कहता है कि 3 लोग आएंगे मुझे ढूंढने के लिए। तो कुछ वैसा ही था कि उमेश भूल गया, लेकिन कि शायद 6 लोग उसे ढूंढने आएंगे। और उन 6 लोगों ने ढूंढना शुरू किया और ये वहीं मार खा गया। तो अलग अलग जगहों पे लाश फेंकी। उसके बाद अब उसका ATM, फ़ोन सब उसी के पास था। अब उसने क्या किया कि अपने एक दोस्त को और इसमें शामिल किया। आसपास से जितने पैसे इसने निकालता, पर डे 40,000 रुपये के हिसाब से पैसे निकालता। लेकिन अब हर दिन आसपास से निकालने में ये होता कि कल को केस खुल गया तो फिर पकड़े जाएंगे। तब उसने कहा कि पुलिस को उलझाने के लिए कल को कोई केस खुले भी तो ये दिखाएं कि वो कहीं खुद अपनी मर्जी से घूम रहा है। तो कभी देहरादून, कभी ऋषिकेश, कभी गंग नहर, कभी सहारनपुर, कहीं हरिद्वार। तो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया। उसने कहा, सुन, तुझे पैसे चाहिए, मैं तुझे पैसे दूंगा, सिर्फ तुझे इतना काम करना है, एक ATM दे रहा हूँ और एक फ़ोन दे रहा हूँ। इस ATM को तू ले जा, पर इस ATM का यूज़ तू अलग अलग शहरों में करेगा। और जब जब तू ATM से पैसे निकालेगा, इस मोबाइल को तभी तू ऑन करेगा, और जब पैसे निकाल ले उसके बाद इसको स्विच ऑफ कर देना। उसका मकसद ये था, वो बारीकी जानता था कि पुलिस कैसे ट्रेस करती है। तो हर जगह उसने इसी तरीके से दोस्त गए। और ये इसलिए जब पुलिस ने शुरुआत में जांच की तो देखा ATM से पैसे निकल रहे हैं, मोबाइल भी ऑन है, इसका मतलब है वो वहीं है। लेकिन 6 दोस्तों की वजह से केस खुला। तो खैर उसने सारी बातें उगल दी। 40 लाख के अलावा करीब 10-12 लाख उसने, और क्योंकि 2 महीने हो गए थे, 2 महीने तक उसके पास थे कार्ड, उसने इस्तेमाल किया। अब ये था कि इसमें कोई गवाह नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। दोस्तों ने FIR दर्ज कराई। पुलिस के लिए इस केस में वो सबूत हासिल करना बड़ा एक चुनौती का काम था जो अदालत में उसको मुजरिम ठहरा सके। तो वो जो खून के वो थे जो फॉरेंसिक जांच में मिले कमरे से, वो पाए गए अंकित के। आरी वो बरामद हो गई जिस आरी से इसने कत्ल किया। फिर इसने बताया कि उसे मालूम था, चूँकि वो एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के यहाँ काम करता था, तो हड्डियाँ या जोड़ के हिस्से को कैसे काटते हैं ये भी उसने दिमाग लगाया था। और इसीलिए उसी हिसाब से उसने 3 टुकड़े किए थे लाश के। तो वो भी बरामद हो गई। यहाँ तक होशियार था उमेश कि उसने कत्ल के बाद जब ये सारे तीनों लाशों के टुकड़े अलग अलग इलाकों में फेंक दिया, अलग अलग दिशाओं में भी, उसके जो कपड़े अंकित ने पहने थे वो कपड़े उतार चुका था वो पहले। जो कपड़े इसने पहने थे कत्ल करते वक्त कि उसमें कोई भी खून का एक छींटा या एक बूंद भी ना बचे, उन कपड़ों को भी ले जाकर इसने जला दिया था। तो हर तरफ से बचने की इसने कोशिश की, सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। बस गलती एक जगह की, अंकित के 6 दोस्तों को भूल गया। और वही दोस्त सामने आए अपने दोस्त की खातिर, और उन दोस्तों की वजह से एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री सुलझ गई जिसके बारे में 2 महीने तक किसी को पता ही नहीं था, न पुलिस को, न दूर के रिश्तेदारों को, न पड़ोसियों को, किसी को नहीं। तो अगर हर इंसान के पास ऐसे कुछ दोस्त हों तो समझ लीजिए उसके पास दुनिया की सबसे अनमोल दौलत है। तो आज की कहानी में इतना ही। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज सिद्धि सोनी, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सिद्धि। और ये अभय सोनी ने भेजा है। इसके अलावा मुकुल जोशी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मुकुल। और ये रामनगर नैनीताल से हैं। निधि, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे निधि। और ये अविनाश बाउग की वाइफ हैं। साथ ही जसविंदर कौर जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जसविंदर जी। और जगदीप सिंह जी ने भेजा, उनकी मम्मी है। बिट्टू कुमार, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बिट्टू जी। और ये ईशा कुमावत उनके हस्बैंड हैं।
सरफराज आलम, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सरफराज। और ये भेजा है निवास कुमार और धर्मेंद्र कुमार ने। सत्यम जायसवाल, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सत्यम। और राकेश जायसवाल ने भेजा है, राकेश जी के बेटे हैं सत्यम। अल्पना का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अल्पना, और ये सुनील ने भेजा है। इसके अलावा कौशल पाटिल, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए, और आपने जो कुछ कहा सहमत हूँ। साथ ही भूमिका गढ़वी, एक तो माफ़ी, कल आपका नाम ही मैंने और जेंडर ही चेंज कर दिया था, तो कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, हम भी इंसान हैं, तो उसके लिए सॉरी भूमिका। साथ ही एम अब्दुल्ला, पाकिस्तान से है ये, थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए अब्दुल्ला साहब। गोविंद कुशवाहा, थैंक यू सो मच कुशवाहा साहब आपके मेल के लिए। इसके अलावा लिहाज, इनका नाम नहीं तखल्लुस है शायद, लिहाज, तो थैंक यू सो मच लिहाज आपके मेल के लिए। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।